असदुद्दीन ओवैसी भारत की राजनीति का एक चर्चित नाम। जिस तरह से भारत में पोलराइजेशन की राजनीति है, जिस तरह से भाजपा को हिंदुओं की पार्टी माना जाता है, ओवैसी इसी तरह से इस्लामिक चेहरा बनते चले जा रहे हैं। उनके भाई के विवादास्पद बयान आप सबने सुने होंगे, उसकी चर्चा हुई है। ओवैसी खुद, असदुद्दीन खुद भी चर्चा में रहते हैं। हालांकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उनके जो शत्रु भी हैं, उनके जो विरोधी भी हैं, वो उनकी इस बात पर तारीफ करते हैं कि ये व्यक्ति साफ गोई से अपनी बात करता है, जो कहना है साफ कहता है और अधिकतर बातों में कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हैं। काफी पढ़े लिखे हैं, किताबें पढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं। हाल ही में वो राजस्थान में आए हुए थे और मुझे उनसे मिलने का एक मौका मिला। जब मौका मिला तो उनको ये मैंने बताया कि मैं विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन में जुड़ा था। हालांकि उससे उसको फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने कहा कि चलिए बात तो करते हैं। तो जब बात हुई, मैंने उनसे कुछ एक सवाल पूछे थे कि क्या वो बीजेपी की बी टीम है, अगर वो इस तरह से काम करेंगे, मुसलमानों को पोलराइज करेंगे तो देश कैसे चलेगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने बहुत सारे जवाब बड़े ओपनली दिए। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं मुसलमानों को एक लीडरशिप देना चाहता हूं। कांग्रेस आदि पार्टियों ने अभी तक जो है मुसलमानों को दिया क्या है? एक वोट बैंक समझने के अलावा उनको कुछ नहीं दिया। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर वैसे ही पिछड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो ओपनली अभी हिंदू राजनीति कर रही है, उनके आने के बाद उनके अंदर असुरक्षा का भाव और ज्यादा आया है। तो मेरी ये चिंता थी कि असुरक्षा का भाव जब मुसलमानों में आता है तो मुसलमान जो है वो ओवैसी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ। और ये सवाल जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये सब भाई वक्त बताएगा कि किस तरह से मुसलमान उसको देखेगा, लेकिन अभी वो पूरे दमखम के साथ राजस्थान में कूदने को तैयार है। इससे पहले उत्तर प्रदेश गए थे, बिहार गए थे। तो मैं आज उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी राजनीति के बारे में चर्चा करने के लिए अभी अपने साथ एक मित्र को जोड़ रहा हूं, जिनका नाम है अविनाश कल्ला। अविनाश कल्ला पत्रकार हैं, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम करते थे और टॉक जर्नलिज्म नाम से एक प्रोग्राम चलाते हैं। राजस्थान की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। और इस कार्यक्रम, जब राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी आए थे तो उनके साथ उन्होंने अच्छा खासा समय गुजारा था और काफी बातें हुई थी। तो साथ जुड़े रहिए, मैं अभी अविनाश जी को अपने साथ जोड़ रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, तो पंचायती के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ है मेरे मित्र और पत्रकार अविनाश कल्ला जी। अविनाश जी को आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। टॉक जर्नलिज्म नाम से इनका एक प्रोग्राम है, जिसकी वजह से मैं इनका फैन हुआ। उस प्रोग्राम से हम इनके साथ जुड़े। तो अविनाश जी, पंचायती में पंचायती करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देखिए, आप और मैं पिछले 1.5-2 महीने से यही कर रहे हैं। आज ऑनलाइन मुखातिब हो गए, वरना हम मिलके भी यही काम कर रहे हैं जी। तो मुझे तकलीफ ये है कि अभी तक हम दो ही पकते थे, अब लोग पकेंगे। नहीं तो हम आज लोगों को पकाने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं, क्योंकि लोगों को अगर पकने से बचाना है तो टॉपिक इंटरेस्टिंग हो। और इस देश में मुझे लगता है इस वक्त इंटरेस्टिंग टॉपिक दो ही है, एक है मोदी जी और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। हाल में राजस्थान में ओवैसी जी जब आए थे तो आपके साथ उनकी मुलाकात थी, आपके साथ, और मुझे भी मौका मिला था उस प्रोग्राम में उनसे मिलने का। मैं अविनाश जी के साथ उनसे मिलने गया था और मैं बड़ी ऑनेस्टली बताऊं कि मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। लेकिन एक जो होता है ना कि एक क्रेज होता है किसी आदमी के लिए, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी वाला पुल था जिसने मुझे वहां खींचा। और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे जो भीड़ थी, वो भीड़ देख के अपने आप पता लगता है कि किस तरह का पर्सनैलिटी पुल उनके अंदर है। लेकिन उसके ऊपर हम राजस्थान में और की पर्सनैलिटी पुल के ऊपर बात करें उससे पहले मैं अविनाश जी सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले कई समय से, खासकर से जब से बीजेपी आई है, तब से ये देखा जा रहा है कि जहां जहां राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हर जगह पे जा रही है। बिहार में कुछ वो जीतते हैं सीटें, महाराष्ट्र में कुछ सीटें जीतते हैं, गुजरात में जीतते हैं, यूपी के अंदर भी उन्होंने कोशिश की, हालांकि यूपी में सारी सीटें हार गए। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये, और अब राजस्थान में क्या नहीं खबर है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बेसिकली वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या ओवैसी का एक एजेंडा है कि पार्टी को नेशनल लेवल पे ले जाए? देखिए, मैं पहले, इससे पहले वो फुल डिस्क्लोजर वाला कह देता हूँ। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और यहाँ पे उनके आने का पहला कारण मैं बना, और वो अनायास ही कुछ इस तरह के हालात बने कि मिलना मुझे उनसे था, पर वो मुझसे मिलने यहाँ आ गए। एंड इट वॉज वेरी अनअनाउंस्ड। उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं राजस्थान में, मेरी पार्टी आना चाह रही है, एंड वी हैड नोन ईच अदर। चूंकि आपने कहा मैं टॉक जर्नलिज्म करता हूं, तो वहां जितने पत्रकार आते हैं उनमें एक कॉमन कनेक्ट से हम मिले। सो वी हैड बीन नोइंग ईच अदर। वन फाइन डे मुझे उनका कॉल आता है कि आप कल मुझसे मिल सकते हैं दिल्ली आके। मैंने, सर मेरे लिए अभी थोड़ा ट्रैवल करना मुश्किल है। अच्छा, तो उनका फिर परसों मैं आ जाता हूँ। So you don't believe कि somebody like an OSC will come to meet you only. So but हुआ यही, अगले दिन उनका मैसेज आया तो मैंने कहा से मिलने पड़ेगा। तो मैं और मेरे एक और मित्र, उनसे उन्होंने कहा था कि यार मैं चाहता हूं कि राजस्थान की
पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है ये एक अंडरस्टैंड करो। सो ही केम and I met, and then the buzz spread around like a wildfire कि ये कौन आया, क्यों मिला, which is normal। तो मेरा फुल डिस्क्लोजर है, मैं ये आपको कह देता हूँ, मैं उनको काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, जैसे कि मैं कई और नेताओं को जानता हूँ जिनसे भी मिलता हूँ। पर चूंकि ये हमारे प्रदेश के लिए एक बाहर का नेता और थोड़ी नॉवेल्टी हो जाता है माइनॉरिटी को लेके, तो स्पेकुलेशन ज्यादा है। मुझे नहीं पता उनकी रणनीति क्या रहेगी, पर जितना मैं उनसे बातचीत करके समझ पाया हूँ, जैसे उस दिन आप और मैं भी साथ मिले थे, एक दो और पत्रकार मिले थे, तो जितना मैं समझ पाया हूं उनका एक सिंपल सा एजेंडा है। ये बी टीम वाला सवाल मेरा भी था उनसे, तो उनका एक जवाब जो उन्होंने मुझे दिया विच मेड सेंस टू मी वाज कि ये कह देना कि हम जाति के नाम पे वोट नहीं मांगते, ये बहुत ही यूटोपियन वर्ल्ड होगा, ऐसा होता नहीं है। भाजपा हिंदुओं के नाम पे वोट मांगती है, अखिलेश यादव वोट बैंक पे जाते हैं, लालू प्रसाद जी ने यादवों की राजनीति करके मुख्यमंत्री बन गए, मायावती जी पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करके वोट मांगती है। तो जब ये सब लोग वोट मांगते हैं तब किसी को कुछ नहीं कहा जाता। जब मैं आके मुसलमान वोट मांगता हूं तो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस की वोट तोड़ रही है। तो एक बात ये भी निकल के आई, जो वो कई बार कहते हैं कि कहीं लिख के थोड़ी दिया है कि मुसलमान वोट है तो कांग्रेस को ही जाएगा। मैं अपने लिए एक वोट ढूंढ रहा हूँ, मैं एक पार्टी हूँ, मैं एक हैदराबाद बेस्ड पार्टी हूँ, हम वहां पे एक साइजेबल नंबर में है, मैं उस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई थिंक उनकी फैमिली हैदराबाद को पिछली 10 लोकसभा से रिप्रेजेंट कर रही है, चौथी बार तो वो खुद है। तो उन्होंने कहा कि वो एरिया हम सैचुरेट कर चुके हैं, अब हमें लगता है कि बाहर जगह स्कोप है तो हम वहां जाएंगे, मेहनत करेंगे। औरंगाबाद से भी एक एमपी निकल रहा है, तो आज दे हैव 2 MPs, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और जब आप उनसे बात करते हैं तो वो हार्डकोरिज्म वाली चीज कहीं नहीं लगती। आई फाइंड हिम टू बी वेरी बैलेंस्ड, ही इज वन ऑफ द रेयर पॉलिटिशियन हु कोट्स कॉन्स्टिट्यूशन राइटफुली। जी, आप जब उनसे बात करेंगे तो बेतुकिया बेतर्क वाली बात नहीं होगी। तो देखिए, एजेंडा हर पॉलिटिक्स में होता है, उनका भी है, और वो कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता हूं, और आई थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एवरीबडी टू गो आउट एंड सीक वोट। चूंकि हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जिसमें 9 MLA शायद माइनॉरिटी से आते हैं और एक मंत्री भी है, तो उन्हें लगता है कि हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक एक हिस्सा जाएगा। पर हाँ, आपका कहना सही है, पर अगर इलेक्शंस यूपी की बात करें तो मुस्लिम वोट आई थिंक 76% से ज्यादा तो समाजवादी पार्टी को गया, तो वहां बी टीम कहना गलत होगा। उन्होंने वहां पे बिहार में कोशिश करी, एंड तक खड़े रहे तो 5 सीटें निकाल के ले आए सीमांचल में। बंगाल में बात नहीं बनी, उनके कैंडिडेट्स ही जा चुके। तो राजस्थान में भी उन्होंने यही कहा, जब पहली हमारी मुलाकात हुई थी तो वो सिर्फ इस बात पे थी यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा है। तो एक पॉलिटिशियन ने एक फॉर्मर जर्नलिस्ट और एक प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट को बुला के उनका अनुभव साझा किया, ये उनकी पहली मुलाकात थी। दूसरी में कुछ लोग उनसे मिलना है, तो भी उन्होंने मुझे कहा कि यार बता देना जगह क्या है। तो एज अ जर्नलिस्ट वुड डू, मेनी पीपल हेल्प इट, आई डिड द सेम। और थर्ड टाइम तो हम सारे पत्रकार मिले थे उनसे। तो मुझे ये लगता है वो अपनी पार्टी का एक पॉलिटिकल फ्यूचर यहाँ देखते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ एक साइजेबल वोट बैंक है, और यूं देखा जाए तो 30 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां माइनॉरिटी वोट साइजेबल नंबर में है। वो भले जीते ना जीते, बट वो हार और जीत में फर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। ये हार और जीत का जो फर्क है, यही कई बार उनको जो है बीजेपी की बी टीम मुझे लगता है कि करवा देता है, क्योंकि विरोधियों के वोट बढ़ रहे हैं। एक पर चीज आप ये भी देखिए, जैसे हार और जीत का वोट है, जब बसपा बड़ी हुई थी तो 12 साल तक तो संघर्ष का एक चला था, उसके बाद सीट जीत के आई थी वो पार्टी। जी, सो आपको एक्सेप्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी, यू कांट हैव अ नी जर्क रिएक्शन टू एवरीथिंग। आज आप देखिए, हम कितनी बात करें, चाहे जो कहे, गुजरात में भी उनका एक आध नुमाइंदा तो इलेक्टेड है, औरंगाबाद से जीत के आते हैं, वहां से उनके काउंसलर भी हैं। तो एक व्यक्ति अगर आके अपनी बात रखता है और अपने लिए वोट मांगता है तो कहाँ गलत है। जी। तो यहाँ ये जो आपने इसकी बात की थी कि प्रयास चल रहा है, बसपा का एग्जाम्पल लिया, प्रयास चल रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान में अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं, अब मुस्लिम वोटर जो है इस समय, ये खुद ओवैसी जी का शब्द थे और ये हम सब जानते हैं, इस टाइम मुस्लिम वोटर प्राइमरली डरा हुआ है, एक भय जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा है। और ऐसे में ओवैसी शायद उसी को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों की आवाज बनना चाहता हूँ।
ये जो मुसलमानों की आवाज बनने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी आवाज शायद एक समय जिन्ना ने भी उठाई थी, तो कई बार वो ऐसा लगता है कि कहीं वो उस राह पे तो नहीं है, लेकिन एट द सेम आप इसमें कहें, फिर मैं अपना क्वेश्चन इसी के आगे इसको लेके चलूं। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा नवीन जी, ये क्वेश्चन हम कई बार बातचीत कर चुके हैं ना, रह रहे कि आपका जिन्ना प्रेम आ ही जाता है। देखिए मैं कभी विद्यार्थी परिषद में था, तो उसका असर जो है, भले ही मैं कोशिश करता हूँ पर हम कितने भी एंटी विद्यार्थी परिषद वाले मित्र आ जाए, वो टोन नहीं जाएगी। जी, तो ये जब मुसलमानों की मैं आपको ये कह देता हूँ, ये जो जिन्ना का प्रश्न उठाना भी जो कोई उठाते हैं, चाहे आप उठाते हैं, मैं आपसे भी पहले कह चुका हूँ, ये बिल्कुल अप्रासंगिक प्रश्न है। मुझे लगता है जिन्ना के भूत को हमें 47 में ही दबा देना चाहिए। उन्होंने एक मांग मांगी थी, खत्म हो गई। अब जो यहाँ पे है वो यहाँ वाले। आप जिन्ना की बात करते हैं, हम ये क्यों भूल जाते हैं, हमारे प्रदेश में बरकतुल्ला खान कभी मुख्यमंत्री थे। जी। आज की तारीख में क्या हम सोच सकते हैं? अब आप सोचिए कि वो वोट आदमी क्यों नहीं मांगेगा। इसी सदन में मेरे ख्याल से पिछला विधानसभा सत्र ही था, और बाड़मेर की तरफ से आने वाले कांग्रेस के माइनॉरिटी के विधायक ने कहा कि हमें तो सिर्फ कब्रिस्तान का मंत्रालय मिला है, हमसे तो भाजपा अच्छी थी कि उन्होंने कम से कम एक मुस्लिम एमएलए को ढंग का पोस्ट तो दिया था। सो द माइनॉरिटी इन मेनी वेज फील चीटेड। जहां यहाँ काउंसलर्स के इलेक्शन देखिए, जोधपुर में देख लीजिए, जयपुर में देख लीजिए, वो बड़ी तादाद में जीत के आए, पर कांग्रेस पार्टी उनको मेयर भी नहीं बनाती। जो एक मंत्री बना रखा है वो भी बाड़मेर से आते हैं, और मुझे नहीं लगता वो अपने मंत्रालय में, हाँ जब से असदुद्दीन ओवैसी आए हैं तब से माइनॉरिटी एमएलएज और इन सब की खातिर थोड़ी बढ़ गई है। तो आई थिंक दे शुड रादर थैंक हिम फ्रॉम बीइंग अ फ्रिंज, वो एटलीस्ट सेंटर में तो आए। तो मैं आपको एक और बात कहूंगा, जब से ये आए हैं तो कई मुस्लिम युवा भी मुझसे मिलना है। जो ओल्डर एज लोग हैं वो तो आज भी ये मानते हैं कि हमारा वोट बोनाफाइड कांग्रेस को है, पर आप जो 18 से 30 की उम्र के लोग देखिए, उनका ओवैसी को लेके एक बड़ा ही चार्म है, एक क्रेज है। वो कहते हैं हारे या जीते, कम से कम ये आवाज तो उठाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, और उसके लिए भी वसुंधरा जी ने पूरा जोर लगाया, तब उन्हें टोंक दिया गया डीडवाना छोड़ के, जो उनकी विनिंग सीट छुड़वा दी गई और हारने के लिए भेज दिया गया। तो मामला वही का वही रहा, बीजेपी की तरफ से कोई आया नहीं। इस बार जो प्रदेश का ट्रेंड है, तो चांसेस है कि बीजेपी विल हैव अ पोल स्टार्ट, पोल पोजीशन उनके पास रहेगी। अगर उनका राज आता है, तो जो कांग्रेस अपने राज में मुस्लिम्स को उनकी स्पेस नहीं दे पाई, तो कई युवा लोग कहते हैं कि वो भले हार जाए लेकिन कम से कम आवाज तो उठाएगा। लेकिन तो ये जो कांग्रेस की इनएक्टिविटी है ना, हाँ, ये सामने वाले को एक पोजीशन देती है कि वो आके अपनी स्पेस क्रिएट करे। लेकिन यहीं पे एक जो चीज उन्होंने कही थी, जब मैं भी उनसे पूछ रहा था कि मुसलमानों के अंदर जो भय है, और वहां पे एक मुसलमानों की लीडरशिप की जब वो बात कर रहे हैं, देखिए मुसलमानों के जब भय की बात होती है तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने जैसे बसपा का उदाहरण दिया, वो लॉन्ग टर्म की बात, जो इमीडिएट टाइम है, इमीडिएट में जैसे 76% मुसलमान उत्तर प्रदेश में भी सपा के साथ ही जाते हैं। राजस्थान में भी अगर देखा जाए तो भाजपा का जो एक्चुअल कंपटीशन है वो तो कांग्रेस के साथ। तो मुसलमान अगर इस तरह से बढ़ता है, मुसलमानों के अंदर क्या ये उधड़पुन नहीं होगी कि हम ओवैसी के साथ जाके, क्योंकि उनके ऊपर तो अभी राष्ट्रद्रोही का भी आरोप लग रहा है, मुसलमानों के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं, तो क्या उनको नहीं लगता कि ओवैसी की जिस तरह छवि बनी हुई है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बीजेपी की हिंदू वाली है, ओवैसी की मुसलमान वाली, वो उनके साथ जाएं और उनको जिताएं, या फिर वो कांग्रेस को जिताएं, जो कांग्रेस से सत्ता में आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि इस बात की संभावना बहुत है कि ओवैसी बहुत प्रयास करेंगे, 2 3 4 सीटें या 5 सीटें जीत जाएंगे, बहुत होगा 10 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन उस आधार पर क्या वो मुसलमानों को वो सुरक्षा, वो रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे अगर भाजपा की सरकार आती है? तो मुसलमानों के लिए ये ज्यादा सेफ नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ ही रहे। देखिए ये बात हमें मुसलमान वोटरों पे ही छोड़ देनी चाहिए। क्यों हम इस उधेड़बुन में फंसे कि वो क्या चाहते हैं। हमें इस लेवल प्लेइंग फील्ड पे जाना चाहिए। देखिए मुझे ये कई बार बड़ा अजीब लगता है, और अब जब से मैंने ये चुनाव स्पेशली कवर करने शुरू किए, मुझे कई बार लगता है कि जो हमारी बिरादरी है पत्रकारों वाली, वो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही जिंदा रहती है और ग्राउंड से दूर रहती है। देखिए 18 महीने चुनाव में बाकी हैं, और जनता बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है उन्हें किस तरह का नुमाइंदा चाहिए। वो ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर को भी कई जगह पे रोक के जोल्ट दे के समझा देती है भैया रूट चेंज करो।
सो लेट्स बिलीव इन द विजडम ऑफ पीपल, लेट्स लीव इट टू द माइनॉरिटी। अगर उनमें ट्रैक्शन हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी को वोट मिलेंगे, अगर उनका रुझान नहीं हुआ और वो अपनी पुरानी चाल से चले तो कांग्रेस का वोट इंटैक्ट रहेगा। इस पे ये कहना कि ये गया, देखिए पॉलिटिक्स और इलेक्शंस आप मार्केटिंग के आदमी है, आप ऑक्सफोर्ड बुक हाउस के साथ थे तो पेंगुइन ऑपोजिशन है, तो पेंगुइन भी किताब लाएगा, ऑक्सफोर्ड भी लाएगा, ये भी वही मार्केट स्पेस है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ कहना बहुत प्रीमैच्योर होगा। इलेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा रीजनली लोग अपने हिसाब से देख पाएंगे, बट हाँ कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो माइनॉरिटी के वोट को एक मुश्त अपना मान के चलते हैं। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये, ना तो वो पूरे प्रो माइनॉरिटी हो सकते हैं और ना वो पूरे सॉफ्ट हिंदू हो सकते हैं, तो कांग्रेस अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज में चल रही है जी। तो मुझे एक 18 साल के लड़के से मैंने ये पूछा जो उस दिन वहां आया कि बंधु यहाँ क्यों आना चाह रहे, तो उसने कहा सर देखिए सुनता तो वैसे ही कोई नहीं है, आज यहाँ मंत्री है तो भी कोई सुनवाई नहीं, उनके खुद के कॉकस है, इस तक जाएंगे तो कहीं अगर केस हुआ तो इनके आदमी है ये खड़े तो रहेंगे आवाज उठाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को इनवर्ट देखना चाहिए रादर देन ब्लेमिंग द ओपोनेंट कि व्हाट कुड दे डू टू सिक्योर देयर वोट। आप देखिए बीजेपी से सीखना चाहिए, हिंदू मंदिर बना दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन बीजेपी वो सारी एक्टिविटी करती है जिससे हिंदू एंगेज रहे। हाँ। तो आप अपने वोट बैंक को अगर एंगेज नहीं करेंगे तो फिर तो कोई दूसरा लेके जाएगा ही ना। बिल्कुल। तो एक अच्छा मैं ये भी कहता हूँ कांग्रेस के मित्रों के लिए एक और बात है, बीजेपी का सारा वोट कोई कोर बीजेपी तो था नहीं, अगर ऐसा होता तो वो शुरू से राज में रहते, उनका भी तो एरोड हुआ है, उनके कई नेता पाला छोड़ के बीजेपी चले गए, तो क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों से परे हटना चाहिए। मैं तो राजस्थान की राजनीति को आज बहुत एक्साइटिंग तौर से देख रहा हूँ। मैं भी आपसे मार्केटिंग सीख के अपनी आने वाली किताब अभी प्लग कर देता हूँ। जब मैं उसके लिए रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज समझ में आती है, बहुत स्टेटस कोइस्ट स्टेट रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने और मैंने जब से समझ रखी है तब से 3 नामों के इर्द गिर्द ही राजनीति रही है, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। और मैं अभी 97 के कुछ क्लिप्स देख रहा था, तो वो जो मुद्दे थे जिसपे अशोक जी उस वक्त आवाज उठा रहे थे, वो आज उन्हीं मुद्दों का आंसर खुद ढूंढ रहे हैं। 25 सालों में हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े। अब शायद एक टर्निंग टाइम आया है कि ओल्ड लीडरशिप के स्टेटस को भी चैलेंज हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आरएलपी एक पिछली बार ओपोनेंट बन के आई थी, हालांकि वो सिर्फ 3 सीटें जीती, पर 16 सीट पे वो नंबर 2 थी, तो वो एक गैल्वेनाइजिंग हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ प्रेजेंस बनानी शुरू की है, उन्हें लगता है कि हम पंजाब जीत गए तो जो गंगानगर हनुमानगढ़ में कुछ ट्रैक्शन मिलेगा, और खुदा न खास्ता कहीं गुजरात में नंबर 2 आ गए तो राजस्थान में भी ट्रैक्शन मिलेगा, देयर इज अ वोट। सो वो बढ़ रहे हैं, और उसी के बीच में असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं। तो बहुत समय बाद, जैसे आपके पॉलिटिकल फिक्शनल थ्रिलर्स में थ्रिल आता है, राजस्थान की पॉलिटिक्स में थ्रिल है। आप देखिए पिछली बार कब हुआ था कि 3 साल तक हम सुर्खियों में रहे हो। हमारी सुर्खियां होती थी गुजर आंदोलन, जयपुर लिटफेस्ट या आईपीएल में ललित मोदी की कंट्रोवर्सी। चौथी तो हमारे प्रदेश से खबर ही नहीं बनती थी। इस बार तो हमारे प्रदेश में बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि हर पार्टी के अंदर इतने सारे नेता हैं दावेदार कि वही अपने आप में एक स्टोरी बनी चली जा रही है। और आज ही मैं कहीं कह रहा था कि इस समय स्थिति ये है कि अगर कोई अशोक गहलोत के खिलाफ कह दे तो वो पायलट का आदमी समझा जाता है, भाजपा का नहीं समझा जाता। और भाजपा में अगर कोई वसुंधरा जी या सतीश पूनिया के अगेंस्ट कहे तो दोनों एक दूसरे के, पूनिया जी के अगेंस्ट कहे तो वसुंधरा जी का आदमी है, वसुंधरा जी के अगेंस्ट कहे तो पूनिया जी का आदमी। तो राजस्थान की पॉलिटिक्स में ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि आप पायलट के खिलाफ कहें, आप गहलोत के खास है, अगर आप गहलोत के खिलाफ कहें आप उनके खास है। तो ये भी मुझे लगता है कि ये टाइम हमने पहले तो नहीं देखा था। तो अच्छी बात है ना सर, हमारे लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि हम कुछ नया देखे, सीखे, समझे, वरना हम वही बातें एक साथ किए जा रहे हैं। अब आपको गुटबाजी देखने को मिलती है, कम से कम राजनीति तो दिख रही है, वरना जिसने स्टेट जीता वही लोकसभा में चला जाता था, उसी के लोग पंचायत जीत जाते थे, वही जिला परिषद में रहते थे, और 5 साल बाद वो बोरिया बिस्तर बांध के खुद ही चले जाते, एफर्ट ही नहीं लगाते। अब आप देख रहे हैं कि लोगों को एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है, एंड द मोर द मेरियर। आपने ये देखिए पंजाब में भी आप देखिए कितनी कमाल बात हुई, पहली बार पंजाब में
5 कॉर्नर्ड फाइट थी, हम्म, और मुझे लगता है राजस्थान में भी 5 कॉर्नर्ड फाइट होगी। 5 कॉर्नर कांग्रेस में अशोक गहलोत के समर्थक और सचिन पायलट के, भाजपा में जो पार्टी के सिंबल पे और वसुंधरा जी के लॉयलिस्ट, और तीसरा गुट होगा ये आम आदमी, आरएलडी, असदुद्दीन ओवैसी, बीटीपी, ये सब एक का नाम। तो बहुत रोमांचक चुनाव होने वाला है। तो इस बार लोगों को बहुत मजा आएगा, और मजा आने के लिए, उस मजे को लेने के लिए पंचायती चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, ये मत भूलिएगा। बिल्कुल करिए। आखिरी सवाल मेरा ये है, जो आपने कहा था और ओवैसी जी के बिहाफ पे ही, कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, मैं बिहाफ पे नहीं, देखो ये फिर गड़बड़ कर रहे हो, नहीं, ओवैसी जी के बिहाफ पे मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो शब्द कहे थे, जो उन्होंने ये कहा कि लालू प्रसाद यादव से कोई सवाल नहीं पूछता जब ये यादव वोटों की बात करते हैं या बीजेपी हिंदू वोट की बात करते हैं, तो घूम फिर के अपन ये देखते चले जा रहे हैं कि पोलराइजेशन की तरफ ही सब चले जा रहे हैं, एक कम्युनिटी के हिसाब से या धर्म के आधार पे। तो मतलब हम लोगों की जनरेशन जो है, क्या ये देख पाएगी कि हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स एक दिन मुद्दों की पॉलिटिक्स हो जाएगी? कई बार मुझे बड़ी निराशा होती है। तो और आप और मैं ऑलमोस्ट एक ही समय को पैदा हुए लोग हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप भी वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे एक बेहतर राजनीति देखेंगे, यही गंदगी हमारे यहाँ चलती चली जाएगी? मुझे सी आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, तो मैं सोचता हूं कि कभी तो ऐसा दिन आएगा कि हम शायद मुद्दों पे बात करें। और मुझे लगता है अगर हम हमारे बच्चों के बीच में राजनीति की बात करें, उन्हें उनसे बात करें, कितने लोग हैं जो घर में, या मतलब हमारे यहाँ तो बाय डिफॉल्ट हो जाती है, मेरे घर में तो बाय डिफॉल्ट पॉलिटिक्स की बात होती है। हमें बात करना चाहिए, हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए। अगर हम उनको राइट इश्यूज पे बात करना सिखाएंगे तो मुझे लगता है कि किसी न किसी दिन तो हम भी इश्यूज पे लड़ेंगे। पर आप एक और बात सोचिए, हम जिन वर्ल्ड को सोचते हैं कि वो इश्यू बेस्ड लड़ रहे हैं, जब से मैं अमेरिका से लौटा हूं, मैंने एक थ्योरी बना ली कि अब उन्हें इंडियन इलेक्शन मैनेजर चाहिए, क्योंकि अभी तक तो वो इकोनॉमी और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स कर रहे थे, अब वो ब्लैक एंड व्हाइट, माइनॉरिटी, ये अब उनमें रोमांच आने लगा। तो इसको मैनेज करने के लिए भारतीय लोग चाहिए होंगे। मतलब मंदिर वहीं बनाएंगे जो है, अब न्यूयॉर्क में मंदिर बनेगा हमारा। हाँ बिल्कुल बनेगा। तो अब वहां पे भी वही बातचीत होगी ना। जैसे हमारे यहाँ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? पाकिस्तान। तो ट्रंप को मैं एक बात की बधाई देता हूं कि हमें जो 70 साल लग गए पाकिस्तान को एनिमी बनाने में, उस भाई ने 4 साल में चाइना को उतना बड़ा एनिमी बना दिया। तो आई होप कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमारी पॉलिटिक्स अडॉप्ट करे, और कुछ समय के लिए ही सही हम उनकी पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करें। ये बड़ा ही सुंदर और ऑप्टिमिस्टिक आंसर है। मतलब ऐसी ही उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो दुनिया कायम है। तो दोस्तों, हम भी इसी उम्मीद में है कि ये वीडियो आप हमारा जरूर देखेंगे, और इसमें अगर आपको लगता है, कमेंट्स में आप अपने विचार भी डाल सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको लगता है आप पॉलिटिक्स किसी और नजरिए से देखते हैं, तो किसी दिन आपके नजरिए से भी हम इस चैनल पे बात करेंगे। आपको लगे कि किसी राजस्थान की पॉलिटिक्स के किसी और मुद्दे पे बात होनी चाहिए, तो इस पे हम कोशिश करेंगे पंचायती करने की। अविनाश जी मित्र हैं, तो मेरे पास ये अधिकार से मैं इनको कभी भी बुला सकता हूँ। और चूंकि राजस्थान में रहते हुए इन्होंने राजस्थान की राजनीति को बहुत ज्यादा करीब से देखा है, तो ये एक एक्सपर्टीज इनकी है जिसका फायदा उठाकर हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ पंचायती हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे और लोगों को पकाते रहेंगे। अच्छा, जो लोग पंचायती देख रहे हैं और जो इस तरह की पंचायती करते हैं, पत्रकार बिरादरी भी है, हालांकि पत्रकार तो इस बात से वाकिफ होंगे, मैं कहता हूँ नेताओं को और नेताओं की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आज लड़ रहे हैं, कल साथ में हो जाएंगे। उनके चक्कर में हम हमारा मेंटल स्पेस क्यों खराब करें? इसलिए ट्रोल्स को भी यही है, यार सुन लो, नहीं पसंद आया मत देखो। बेमतलब की गाली गलौज और बेफजूल की बातों में फंसने कुछ नहीं रखा है। जिनके लिए आज आप लड़ रहे हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अभी कॉफी पी रहे हो। बिल्कुल। तो नवीन जी, आपको पंचायती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आराम से कंटेंट करिए, पर कंट्रोवर्सी कम करिए। आपका क्या मार्केटिंग के आदमी कंट्रोवर्सी कर देते तो चैनल बिक जाता है। सर, नया चैनल है ना, क्या कर रहे हैं, इसी के भरोसे चल रहा है। बहुत सुर्खियां बटोरते हुए आज ट्रोल कर रहे थे कि तुम सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये सब काम करते हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यार तुम सस्ते लोगों को हायर इसीलिए किया कि तुम आके ट्रोल करो और हमारा चैनल चले। नहीं तो आप ये कहना कि देखो, तुम सस्ती हरकतें करोगे तो सस्ती चीजें ही मिलेगी, तुम अगर लेवल से आओगे तो हम भी लेवल बढ़ाएंगे। चलिए, शुक्रिया, और शुक्रिया सभी दोस्तों को जो साथ